नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा के इस बार के हमारे सफर में हमारे साथ है राजेंद्र कुमार मीना जी। राजेंद्र कुमार मीना जी 2nd और 5th बटालियन के कमांडेंट हैं। इसके अलावा एडिशनल चार्ज है साइबर और आईटी हरियाणा का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके बारे में और आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से शुरुआत की और जो सफ़र था आपका यहाँ तक पहुँचने का वो किस तरह का रहा? ऐसा देखा जाए तो काफ़ी लंबी जर्नी है। मेरी जो है प्राइमरी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल में गांव के में। मेरा जो गांव है वो टोडा भीम तहसील है, डिस्ट्रिक्ट करौली में, राजस्थान में, वहाँ पे है। तो वहाँ से 8th क्लास तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद बगल के गांव में, वो 6-7 किलोमीटर दूर है वहाँ से, वहाँ से मैंने 10th पास की। उसके बाद मैंने हमारे शहर का एक वो है, डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न है हिंडौन सिटी, तो वहाँ से 12th पास की मैंने। उसके बाद मैंने जयपुर में मेडिकल की तैयारी की थी। तो उस तैयारी के दौरान ही मेरा सिलेक्शन हो गया था ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए। तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए मैं उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में मैंने ज्वाइन किया था, भुवनेश्वर के वहाँ। फिर मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो नेशनल इंस्टीट्यूट था कटक में, तो वहाँ से मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री की है। उसके बाद मैंने कुछ जगह जॉब की, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ में रायगढ़, जो अपने भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उसके कुछ सब सेंटर्स बने हुए हैं, सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उसमें जॉब की। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली में भी मैंने कुछ जॉब की, कुछ NGO हॉस्पिटल्स में। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे मन में पहले से ही था कि मैंने कुछ मतलब इस टाइप की जॉब देखनी है जो सिविल सर्विस, हाँ, जिसकी कोई रिकॉग्निशन हो। तो मैंने फिर तैयारी शुरू की, कोचिंग वहाँ पे कुछ शुरुआती दौर में मैंने ली थी, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट जो है पैरामेडिकल था, तो उसमें सब्जेक्ट थे नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने लिए थे सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री के लिए मैंने कोचिंग ली शुरू में, फिर ज्योग्राफी भी कोचिंग की। तो इस दौरान काफ़ी इधर उधर काफ़ी लोगों ने गाइड भी किया। फिर फैमिली का सपोर्ट था पूरा, तो उनको ये लग रहा था कि भाई तुम कर सकते हो। ये मेरी वाइफ हैं, ये उस टाइम टीचर थी वहीं पर राजस्थान गवर्नमेंट में। तो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी उस टाइम 1ली 2री क्लास में पढ़ना शुरू हो गया था इनका। तो हम लोग एक टाइम तक सारे ही एक साथ ही पढ़ रहे थे। तो ये भी पढ़ रहे थे, ये भी अपना जॉब के साथ ये MA भी कर रही थी, तो मैं मेरी तैयारी कर रहा था। मतलब घर में स्कूल भी चल रहा था। हाँ, तो हम लोग सारे ही पढ़ रहे थे। जी। तो हमें थोड़ा इश्यू था कि भाई खर्चे का, सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो फिर फैमिली में क्या, हमारे चाचा हैं, 2 चाचा हैं, वो जॉब करते थे सरकारी, उसमें पुलिस में ही हैं, तो उनका सपोर्ट रहा। फिर मेरे फादर जो है उस टाइम सरपंच थे 2000 से 2005 तक। फिर 2010 से 2015 तक मेरी मम्मी सरपंच थी। तो पूरी फैमिली का सपोर्ट था। एक काफ़ी बड़ा चौड़ा परिवार है हमारा। मेरे से 2 छोटे भाई है, वो भी दोनों उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे। तो एक तो MBBS कर रहा था सफदरजंग से, दूसरा वाला फिजियोथेरेपी कर रहा था, वो वहीं से दिल्ली से ही। तो एक दौर ऐसा था कि सारा मतलब हम लोग सारे ही पढ़ रहे थे। तो उसके बाद शुरुआती मैंने मेंस दिया 2005 में। 2006 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी। तो उस टाइम के कुछ हमारे यहाँ पे कुछ साथी सीनियर यहाँ पर हरियाणा में भी पोस्टेड है, दूसरे स्टेट्स में भी। तो ये चलता रहा। फिर मैं जो कमियाँ थी कि हाँ कहाँ कमी रही, एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यू में, मेंस में, तो उसको ओवरकम करते हुए फाइनली मैं 2010 की एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो गया था। तो मेरे को हरियाणा कैडर अलॉट हुआ IPS में। तो फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम नहीं दी। ठीक, काफ़ी हो गया। जैसे सर ने बताया, टीचिंग कर रहे थे, इससे पहले जो बातचीत हो रही थी कि सर के IPS बनने से पहले ही शादी हो गई। तो कभी आपके भी मन में आया था कि, क्योंकि उससे पहले अलग प्रोफेशन में थे, कि हाँ जिनसे आपने शादी की है वो कल को जो है इस वर्दी में होंगे, IPS बने, वो यहाँ तक पहुँचेंगे, कभी ये था शुरुआत में? नहीं, उस टाइम तो यही था कि किसी भी सिविल सर्विसेज में कहीं भी किसी भी जगह पहुंच जाए अच्छा है। वर्दी का तो ऐसा नहीं था हमें कि IRS भी बन जाए, IAS, यहाँ भी बस यही था कि सक्सेस हो जाए इसमें। काफ़ी मेहनत की थी बहुत ज़्यादा।
आप टीचिंग जॉब में रहें तो अभी भी जॉब में हैं या अभी घर संभाल रहे हैं बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि अपने आप में ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं नहीं, अभी तो बस घर संभाल रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ। बच्चों की अब बड़े बेटे का ये चला ही गया, छोटे के 2 साल है, इसकी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं जॉब के बारे में सोचूंगी। आप दोनों, पापा जो है आईपीएस हैं, तो अपने आप में ये एक प्राउड फीलिंग तो रहती है कि फादर जो है एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ वो सेवा भी कर रहे हैं। आप लोग फ्यूचर में क्या प्लान है आप लोगों का? फ्यूचर में अभी तो लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो ऐसा तो काफ़ी वो नहीं, लाइक सिविल सर्विसेज ऑब्वियसली एक ऑप्शन है, या फिर इंजीनियरिंग में जॉब। एंड ना यूनिवर्सिटी लाइक आईआईटी, तो हमारे यहाँ पे ये भी कल्चर काफ़ी होता है कि लाइक फॉरेन जाना है, यूएस वगैरह सेटल होना, बट मेरे को लाइक ऐसे फैमिली से दूर नहीं रहना, तो वो तो कोई प्लान नहीं है अभी। लाइक एक्सप्लोर करना है और आगे मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। अभी आई एम लाइक प्रिटी यंग, तो उसके बाद धीरे धीरे देखता हूँ आगे लाइक क्या करूँगा लाइफ में। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी करंटली 11th ग्रेड नॉन मेड में हूँ और मैं अभी कोचिंग कर रहा हूँ। स्कूल मैंने अभी ऑप्ट किया नहीं है, अभी डमी करने का प्लान है वो। आपका क्या प्लान है? यहीं रहेंगे पेरेंट्स के साथ या फॉरेन निकलने की तैयारी है कुछ फ्यूचर में? अभी तो नेक्स्ट गोल ये है कि जेई मेंस और एडवांस क्रैक करूँ और मैं आईआईटी में इसके साथ दिल्ली में जा पाऊँ, तो अभी के लिए उसी पे फोकस है। घर में जैसे बातचीत होती होगी क्योंकि आप खुद सिविल सर्विसेज में हैं, तो मन होता है कि बच्चे भी जो हैं वो सिविल सर्विसेज में जाएं? नहीं, बच्चों को ऐसे हमने कभी फोर्स नहीं किया कि ये है कि उनका इंटरेस्ट किधर है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो मैटर करता है। हमने ऐसे कभी फोर्स नहीं किया। इनके चाचा भी आईएएस में ही हैं, तो फैमिली में माहौल तो है वैसा, बट अब ये देखें। एक अच्छी बात है बच्चे जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी भी है, वो जो चाहते हैं अपने जीवन में वो करें। कुछ करीब 22 साल हो गए आप लोगों की शादी को, तो ये जो दौर है इसके अलग अलग कुछ होते हैं ना, कुछ लम्हे होंगे, कुछ दिलचस्प कुछ किस्से होंगे, घुमाने ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, होता है ना कि हाँ कभी हुआ मन हुआ कि हाँ चलिए एक लंबे हॉलीडे पर जाए, तो वो स्थिति है क्योंकि एक बिजी प्रोफेशन में भी ऐसा। एक्चुअली हमारा उल्टा है, मुझे ये कभी नहीं होता, इनको ही होता है कि चलो घूमने चलते हैं। मैं घर में ही इंजॉय करती हूँ, मतलब थोड़ा छुट्टियाँ हुई तो घर चली गई, राजस्थान चली गई। इनका ऐसा कभी नहीं रहा कि हमने कुछ कहा और इन्होंने नहीं किया। ये हमेशा फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहे। हॉलीडे की बात है तो मोस्टली जो होता है कि भी हाँ बता रहे हैं कि आप ज़्यादा रेडी रहते हैं बैग पैक करके कि हाँ चलिए फैमिली के साथ कहीं टूर पे निकला जाए, तो ऐसे कौन से होता है ना फेवरेट डेस्टिनेशन है कि हाँ ये 2-3 जगह है यहाँ तो बार बार जाने का मन करता है? मेरा एक्चुअली होता है कि हम लोग जाते हैं जैसे कहीं ट्रैकिंग करनी हो तो हिल स्टेशन टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ से नज़दीकी पड़ता है, शिमला चले गए और इधर किसी भी जगह चले गए, जहाँ पे जाके एक तो पूरा प्रॉपर नेचर के आसपास रहें, रिलैक्स होने का थोड़ा सा टाइम मिले, और थोड़ा फैमिली के लिए जो होता है एक अच्छा सा कि आपस में मिल बैठ के बातें करें, और पॉल्यूशन से थोड़ा दूर रह के, भाग दौड़ से थोड़ा दूर रह के अपना ट्रैकिंग करो, वर्कआउट करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ों को। और एक होता है चिंतन मनन और मंथन कर सकते हो वहाँ बैठ के थोड़ा सा। और हमेशा क्या है कि पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए। इनको भी, बच्चों को भी इसलिए साथ ले जाते हैं हम लोग। प्रेफरेबली ये होता है कि ये देखें वहाँ की सारी चीज़ों को कि यहाँ लाइफ कितनी टफ है। पहाड़ में जो रहते हैं लोग बात कितने सिंपल हैं, कितना हेल्पिंग नेचर होती है उनकी, कितने प्योर हैं वो लोग। जैसे कि हमारा बैकग्राउंड है, रूरल बैकग्राउंड है, अभी तो हम लोग जयपुर में रहते हैं, बट बेसिकली क्या है ना कि जो प्योरिटी है वो कैसे चेंज होती है टाइम के साथ, लोग बाग कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो इनको एक एहसास होता है उस चीज़ का कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमारे सराउंडिंग में काफ़ी मेहनत करने के बाद अचीव होती है। तो ये बना रहे हमेशा जज्बा कि मेहनती रहना है, लोगों की हेल्प करनी है, मतलब पॉजिटिविटी बने रहे और हैप्पी टू हेल्प, वो वाली नेचर हमेशा मेंटेन रहे बच्चों की भी। घर में जब रहते हैं सर तो कुछ किचन में या बाकी घर की व्यवस्थाओं में कुछ मदद करते हैं? नहीं करते हैं, उनको आता है सारा किचन में। कई बार जैसे तबीयत, वैसे तो हैं सर्वेंट्स हैं, लेकिन खाने का ये रहता है कि मैं खुद ही बनाती हूँ हमेशा खाना। तो मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ खाना है स्पेशल, तो वो करते हैं पूरा। क्या अच्छा कर कोविड वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि पूरे विश्व के सामने एक बड़ी दिक्कत, एक परेशानी थी, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं, हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, हम उसके बावजूद भी घर के बाहर रहे। आप लोग तो ख़ास तौर से मतलब घर के अंदर जो रहे नहीं, तो वो जो दौर, वो समय जो था,
आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, बाकी व्यवस्थाएं देखनी, तो एक डर तो रहता होगा हमेशा, हर वक्त? हमेशा डर तो रहता ही था। बाहर से आते थे हमेशा बच्चों के साथ में, थोड़ा सा आते ही सारे कपड़े बाहर डलवाना मशीन में, थोड़ा सा अपने आप को अलग भी रखते थे रूम में सेपरेट, बच्चों से दूर। थोड़ा डर तो रहता ही था हमेशा ही। बाहर अब जॉब भी करनी तो ज़रूरी है। कुछ कोई किस्से बताइए मैम, मतलब आपकी करीब 22 साल की शादी के दौरान के कुछ ऐसे किस्से जो हमेशा आपको याद रहते हैं कि हाँ सर के साथ कहीं गए थे, या कुछ ऐसे ना जो हमेशा मन को टटोलते रहते हैं? एक्चुअली जाने वाने का तो नहीं, हमें बस स्ट्रगल ही था उस टाइम तो, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रही थी, ये भी पढ़ ही रहे थे उस टाइम। शादी हमारी काफ़ी जल्दी हो गई थी, तो घूमने घामने का तो ऐसा कुछ था नहीं। बस ये था कि जैसे तैसे पढ़ जाएं, लिख जाएं, जॉब लग जाए। जब ऑफिस से घर आते हैं या छुट्टी का दिन है, तो जैसे बताया कि बाहर घूमने का तो खैर शौक है, लेकिन हर रोज़ संभव नहीं है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो ऐसे में जो खाली वक्त मिलता है, किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं आप? जैसे होता है कि यदि ऑफिस का टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है तो कोशिश करते हैं कि शाम को भी हम लोग जैसे इवनिंग वॉक हो गई, जैसे लेक पे चले गए जब चंडीगढ़ में कभी रहने का मौका मिले, नहीं तो जैसे मधुबन में है तो वहाँ पे भी गोल्फ कोर्स है, वहाँ वॉक कर सकते हैं। मतलब ये रहता है कि थोड़ा सा और जितने भी है मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है। मेरा अकेले का नहीं, मतलब पूरे फैमिली का, क्योंकि इनको शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैकिंग कर ली तो, या फिर अब जैसे यहाँ हम रह रहे हैं तो यहीं आसपास में ही वॉक करके ही 15,000-17,000 स्टेप आपने पूरे कर लिए, तो रहता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आपने कुछ तो किया। तो हमेशा मतलब ये होता है कि आपके हर पल को एक उसके लिए, आपकी अपनी बेहतरी के लिए, और आप जो दूसरों के लिए एक एग्जांपल दे सकते हो, बता सकते हो कि हम कुछ कर रहे हैं। तो इस टाइप की टेंडेंसी रही है कि सारे लोग, आपने देखा होगा कि पूरे फैमिली वाले सभी फिट हैं। हाँ, कि उसका कारण यही है बस कि मतलब वेस्ट ना करें अपना समय, हर पल का सदुपयोग करें। और उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी हेल्थ अच्छी है तो और सारी चीज़ें, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी सोच, आपकी समझ, ये काफ़ी बेहतर हो जाती है। नहीं, जाहिर सी बात है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो राजेंद्र कुमार मीना जी से उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में तो हमने जाना कि किस तरह से राजस्थान के एक छोटे से गांव से उठकर एक स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, एक बड़ी मेहनत की है। अब जब ऑफिस में होते हैं सर, तो उस दौरान अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं, क्योंकि कई अलग अलग चार्ज आपके पास हैं, तो इन सारी तीनों जिम्मेदारियों को आगे लेकर चलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहती है। और इस सब के बीच सबसे अहम जो साइबर क्राइम की बात करें, वो भी एक एडिशनल जिम्मेदारी सर के पास है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अफसरनामा के हमारे इस सफ़र में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजेंद्र कुमार मीना जी। सर, निजी ज़िंदगी के बारे में तो जाना, क्योंकि आपके पास जो जिम्मेदारियाँ हैं, कमांडेंट 2nd और 5th बटालियन के आप हैं, इसके अलावा एडिशनल चार्ज है आपके पास एसपी साइबर क्राइम और आईटी हरियाणा। साइबर क्राइम की बात कर लेते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी एक नया नंबर भी जो है 1930 जो है वो शुरू किया गया है। पूरी तरह से इस पर लगाम लगाने के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि अब जो देख रहे हैं अलग अलग नए पैटर्न, नए तरीके जो हैं, वो जो इससे जुड़े हुए हैं, साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं, वो तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करना, क्योंकि इसमें अवेयरनेस ही प्राइमरली रोक पाना बेस होता है इसका। क्योंकि जिसको जानकारी नहीं है तो बेचारा वो क्या है, अनभिज्ञता में या अनजाने में किसी को अपना OTP दे देता है, किसी की मीठी मीठी बातों में आ जाता है। अब जितने भी ये फ्रॉडस्टर्स हैं या साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं इस फील्ड में, वो नए नए तरीके अपनाते हैं हर रोज़। तो लोगों को वो टारगेट करते रहते हैं, अलग एज ग्रुप को, अलग क्लास को। जैसे वर्किंग क्लास है तो उनको अलग तरीके से वो लोग फंसने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जैसे होता है कि कुछ हैकर्स टाइप के हैं, तो वो आपके अकाउंट्स को ही हैक कर लेते हैं, तो वो तो एक सेपरेट इशू है। लेकिन नॉर्मली जो रूटीन का है, जैसे OTP शेयर करने वाला है, आपको कुछ वो लोक लुभावनी इस टाइप की बताते हैं योजनाएं, कि आप उसमें आराम से, जो आम पब्लिक है, जो नहीं जानते हैं, जो लालच में आ जाते हैं, जो उनको लगता है कि ये सामने वाला सच्चे मन से बात कर रहा है, तो उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अवेयरनेस हो।
तो अभी जैसे कि काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम लोग अवेयरनेस के लिए, और जैसे कि भारत सरकार का भी है, MHA का पोर्टल है, MHA का NCRP है, फिर हेल्पलाइन है 1930, और दूसरे भी इस टाइप की वो है वेबसाइट्स जिसमें आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग सारे अभी कोशिश कर रहे हैं, हम सीनियर ऑफिसर्स की मदद से, हमारे पास जो थाने हैं अभी उनकी मदद से, कि लोगों को मैक्सिमम अवेयर किया जाए। अभी 8 थाने हरियाणा में चल रहे हैं साइबर क्राइम के रेंज पे लेवल पे, और 21 थाने अभी बन रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन हो गया है, सारे एस्टेब्लिश हो गए, अभी वर्किंग उसमें आ गए हैं। तो अभी टोटल यहाँ पे 28 जो है पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम को लेके वर्किंग है। और जी, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में जो बड़ी चुनौती है वो ये जो साइबर क्राइम के जो मामले हैं ये एक बन रही है, और इस पे अभी वो समय है कि लगाम लगाया जाए किसी तरह से। हाँ, इसमें यह है कि लोग जितने ज़्यादा अवेयर हैं, जो कंप्लेंट तुरंत कर दें, तो इस तरह कंप्लेंट करने के बाद तुरंत ही जैसे वो पोर्टल पर जाता है, तो पोर्टल क्या है, ऑटोमेटिक भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के पास कंप्लेंट चली जाती है, तो उनका जो पैसा जाना होता है वो रुक जाता है। अभी इन्हीं प्रयासों से मतलब हरियाणा सरकार में साइबर पुलिस ने 3 से 4 करोड़ के बीच में लोगों का पैसा जाने से रुकवाया है। उनके अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, तो वो पैसा नहीं जा पाया उनका प्रोटेस्टर्स के पास। तो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि ये चीज़ बनी रहे, और काफ़ी सारी FIR रजिस्टर हो रही हैं। जैसे कुछ गैंग्स हैं तो वो क्या करते हैं कि फिर व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं कि आप जल्दी धनवान बनिए, जल्दी लोन देंगे आपको, और वो इतने प्लानिंग से करते हैं कि किस ग्रुप को टारगेट करना है। तो जैसे कि ओल्ड एज पर्सन से उनको उस टाइप की चीज़ें लोक लुभावने वाली वो बताते हैं, स्टूडेंट्स को अलग है, फिर दूसरा वर्किंग क्लास है उसके लिए अलग है। तो हम भी उसी हिसाब से अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हर किसी को, कि एक ग्रुप वाइज हम अवेयर करें। जैसे हमारा अभी प्राइमरीली टारगेट है स्कूल्स के साथ, स्कूल के बच्चों को अवेयर किया जाए, क्योंकि एक बच्चे को अच्छे से अवेयर करने से पूरी फैमिली अवेयर होती है। और बच्चे ही आजकल ज़्यादातर जितने भी इस टाइप के अकाउंट्स हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स, उनको बच्चे ही डील करते हैं। तो वो अवेयर रहेंगे तो फिर सारी सुविधाएँ उनको मिलती हैं। सर, जैसे कि जामताड़ा एक जगह हो गई, इसके अलावा हरियाणा का मेवात और उसके आसपास के इलाके में भी जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो अपराधी हैं। और भी क्या देश भर में इस तरह के कुछ स्पॉट्स हैं या शहर हैं जहां से इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है? कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं? नहीं, ऐसे जैसे अभी मेवात के अलावा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने सेंटर बना रखे हैं, और दूसरी जगह भी है, वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे हाइड आउट चाहिए इनको इजीली, जहाँ पे चीज़ों को वहाँ बैठ के ऑपरेट कर सकें। तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कंप्लेंट जैसे रजिस्टर होती है तो उसके हिसाब से ही निवारक कार्रवाई होती है। तो FIR करने के बाद जांच पड़ताल की जाती है, तो ये बंदा कहाँ बैठ के कर रहा है, तो IP एड्रेस से या फिर दूसरा जो लोकेशंस हैं उससे ट्रेस करके उनको कंट्रोल किया जा रहा है। सर, इसके अलावा ये तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो एक नुकसान है, जो फाइनेंशियल लॉस जो होता था लोगों को, वो उसके ऊपर अब जो है लगभग जो है कंट्रोल हो गया। आप 1930 पर अगर फ़ोन करते हैं तो फ्रीज हो जाता है वो अमाउंट, और बाद में वो आपको वापस आ जाता है। लेकिन जो अरेस्ट की बात करें इस तरह के मामलों में, क्या लगता है कि अभी जिस लेवल पे जो अरेस्ट होने चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सारे लोगों की जो ट्रेनिंग्स करवानी है IOs की है, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रेनिंग है, IOs की, उनका जो फोरेंसिक्स का ट्रेनिंग है, और जो एक्सपर्ट्स की हेल्प है, वो सरकार का हर तरह से प्रयास है। DGP हरियाणा का जो हमारे ADG साहब हैं, IG साइबर हैं, तो सारे लोग इस चीज़ को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो अरेस्ट है, फिर जो रिकवरी है, और जो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से हों, जिससे जो भी क्रिमिनल है उसकी जो है पाबंदी बहुत अच्छे तरीके से हो, और वो बिहाइंड द बार्स प्रॉपर तरीके से जाए, जिससे जल्दी ही वो छूट ना पाए। तो अभी हम सर ऑफिस पहुंच गए हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी जिम्मेदारियां सर के पास है। IT SP IT हरियाणा है और कमांडेंट भी हैं। तो इन जिम्मेदारियों में क्या कुछ है और किस तरह से उसको आगे लेकर अपनी टीम के साथ चलते हैं, वो भी सर से जानेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं सर के ऑफिस में, और सर से लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से चुनौतियों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद जो तमाम जो जिम्मेदारी है उसको किस तरह से निभा रहे हैं। सर, साइबर क्राइम से जुड़ी जो चर्चा वो तो हमने की, इसके अलावा आपके पास कमांडेंट 2nd और 5th बटालियन का चार्ज भी, और एडिशनल चार्ज आपके पास SP IT हरियाणा है। इन दोनों ही जो जिम्मेदारी है इनको समझना चाहिए। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ।
जैसे मैं पंचकुला में बैठता हूँ तो एसपी साइबर क्राइम और एसपी आईटी के लिए। तो आईटी में क्या है, जितनी भी अपनी जो सर्विसेज हैं, जो कंप्लेंट रजिस्टर कराना है या फिर जो अपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, इनसे रिलेटेड हम लोग क्या आईटी में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे अभी बहुत सारी नई नई सर्विसेज लॉन्च हो रही है, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के ट्रेनिंग के लिए एक नया लॉन्च होने वाले हैं कुछ चीज़ें, तो उसके लिए ट्रेनिंग करवानी है तो आईटी सेक्शन इसको देखता है सीनियर ऑफिसर्स की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो जो भी आदमी अप्लाई करेगा वेपन ट्रेनिंग के लिए तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उसको सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही मिलेगा और उसको ओटीपी के द्वारा ये सब चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको कब आना है, कब ट्रेनिंग शुरू होनी है, कब सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह दूसरी सर्विसेज भी हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो लोग बाग अपना ऑनलाइन अपनी कॉपी ले सकते हैं, एफआईआर की कॉपी या कंप्लेंट कुछ हुई है तो उसका स्टेटस पता कर सकते हैं। और इसी तरह आईटी में है कि कुछ सर्चेज होती है हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट में करते हैं हमारे एम्प्लॉइज़, तो उसमें हरियाणा अभी पहले नंबर पे है। सीसीटीएनएस के कार्यों में भी हरियाणा पहले नंबर पे है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है। अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई थी एक एनसीआर भी दिल्ली में, तो उसमें मैंने असिस्टेंट नोडल ऑफिसर सीसीटीएनएस के रूप में अटेंड की थी। तो उसमें भी हमारी जो परफॉर्मेंस है हरियाणा की, हरियाणा पुलिस की, तो बहुत अच्छी है और उसको कोशिश की जा रही है कि और अच्छे से उसको बेहतर बनाए रखने के लिए हमेशा जिनकी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो हम समय समय पर सीनियर अफसरों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अवगत कराते रहते हैं। यानी कि तकनीक को जो है अपग्रेड करने की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम की भी बात कर रहे थे, ये नए नए जो गैंग पैदा हो रहे हैं या बन रहे हैं, उन जो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के जो एक बड़ा थ्रेट है लोगों के लिए, तो पुलिस भी जो है अपने आप को उसके लिए मजबूत करिए और हरियाणा पुलिस पहले से जो है इसमें बेहतर है और लगातार हाँ, जो आप कह रहे हैं उद्देश्य यही है कि किसी तरह का कोई भी मतलब गैंग या फ्रॉडस्टर मतलब साइबर क्राइम करके या फिर कोई भी आईटी एप्लीकेशंस को यूज करते हुए हावी ना हो पाए। तो इससे पब्लिक को क्या है, तुरंत ही, जैसे हमारा हरियाणा पुलिस का है सेवा सुरक्षा और सहयोग, तो तुरंत ही उपलब्ध हो सहयोग या सपोर्ट है या फिर रेस्पॉन्स है। जो जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की थी कुछ दिनों पहले ये योजना, और गृह मंत्री साहब ने भी, तो ये जो अपनी 112 में जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, तुरंत उनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। और दूसरे जैसे 1930 पे भी हमने काफ़ी कंप्लेंट्स को बहुत जल्दी निस्तारण करवाया है, एफआईआर भी हुई है, कार्रवाई हुई है, और काफ़ी सारे लोगों का जो पैसा जो साइफन ऑफ होना था, बाहर चले जाना या किसी ऐसे के हाथ में पड़ जाना, उसको रुकवाया है। 3 से 4 करोड़ के बीच में अभी रोका है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपने आज हमें समय दिया, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे तमाम दर्शक और तमाम जो लोग जो देख रहे हैं, उन्होंने आपके जीवन के जो अनछुए जो पहलू थे उन्हें आज देखा कि किस तरह से एक गांव का लड़का वहाँ से उठा और यहाँ तक जो है वो पहुँचा। कठिनाइयाँ ज़रूर रही, लेकिन इन कठिनाइयों को बड़े ही सहज तरीके से आपने पार किया और परिवार को भी किस तरह से आप साथ लेकर चल रहे हैं। तो तमाम इन पहलुओं को आज हमने सरनामा के जरिए दिखाने की कोशिश की। हमारे साथ राजेंद्र कुमार मीना जी जो है वो थे। अगले सप्ताह एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार। जब बाइक चोरी हुई तब पता चला कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में चोरी कवर ही नहीं होती। भाई साहब चूना लग गया। कहीं आपका भी इंश्योरेंस सिर्फ थर्ड पार्टी तो नहीं? पॉलिसी बाजार से कॉम्प्रिहेंसिव बाइक इंश्योरेंस कराओ नाउ। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय,
गजब का स्वाद। तीखी मिर्ची।